नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, उनके वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी। अब तमाम पोस्ट पोल सर्वे ये कह रहे हैं कि एनडीए की, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन सरकार अगर बनती है तो क्या कुछ बदलाव आएंगे, इस पर हम बेबाक बातचीत करेंगे। और नितिन जी, चर्चाएं आज दिन भर ये हो रही हैं कि आप अध्यक्ष बन सकते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, राजनाथ बने रहेंगे, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। पहली बात तो ऐसे कि मेरा अध्यक्ष बनने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि मैं 3 साल अध्यक्ष रह चुका हूं। और राजनाथ जी के नेतृत्व में जब हमको अच्छी सफलता मिली है और उन्हें ये इच्छा भी व्यक्त की है कि मैं अध्यक्ष करके काम करना चाहता हूं, तो ना उनके बदलने का कोई सवाल उठता, ना मेरे बनने का कोई सवाल उठता है। और मैंने 3 साल अध्यक्ष पद पर काम किया है। अब इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये चर्चा जो है इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन नितिन जी, जब आपको हटाया गया था, वो हटाया इसलिए गया कि कुछ आरोप लगे। अब वो तमाम आरोप निराधार साबित हो रहे हैं। आपको क्लीन चिट मिल गई इनकम टैक्स विभाग से भी। अब मनीष तिवारी आपसे माफी मांगते फिर रहे हैं, इसलिए आपने मानहानि का मुकदमा भी वापस ले लिया। तो आरोप तो हट गए। जानने वाले ये भी कहते हैं कि जब आपको हटाया गया था तब ये कहा गया था शीर्ष नेतृत्व की ओर से, आरएसएस की ओर से, कि अगर आप बेदाग साबित हुए तो आपको फिर से अध्यक्ष बना दिया जाएगा। नहीं, ऐसा किसी ने कहा नहीं था। देखो, सबसे पहली बात यह कि मैं पहले टर्म का अध्यक्ष होने के लिए भी कभी मुझे बनाना चाहिए इस बात के लेकर किसी नेता को कभी मिला नहीं हूँ। और सेकंड टर्म मिलनी चाहिए, इच्छा भी मैंने किसी के पास व्यक्त नहीं की। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं काम करते रहता हूँ और जो भी काम पार्टी देती है वो करूँगा। और इसलिए आज जो चर्चा हो रही है मीडिया में, वो बिल्कुल अप्रस्तुत है। अभी मेरे अध्यक्ष बनने का कोई सवाल भी नहीं उठता, न मैंने इच्छा जताई है, न मैंने किसी को कहा है, न किसी ने मुझे कहा है। अब इस समय हमारे सामने प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी शानदार जीत होनी चाहिए और जीत होने के बाद एक अच्छी सरकार देश में आनी चाहिए और उस सरकार ने देश की आशा, आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करके हिंदुस्तान को भयभूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान का एक सपना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने, हाँ, एनडीए ने पूरा करना चाहिए। यही हमारे सबके सामने यही सबसे बड़ा आह्वान है। तो यही तो सोच है आपकी नितिन जी, जिसके चलते बाकायदा पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया था, आपको दूसरी टर्म दी गई थी। इसीलिए ये बात आज बहुत मौजू हो जाती है कि आप सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगे या अध्यक्ष बनना चाहेंगे। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 98-99 का जो आपका तजुर्बा था, उसमें सरकार तो मजबूत बन गई, पूरा टैलेंट पूल चला गया सरकार में और पार्टी रह गई थोड़े इनएक्सपीरियंस लोगों के हाथ में और पार्टी और आपके संगठन को नुकसान हुआ था। मानेंगे ये बात? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं ये मानता हूं कि पार्टी बहुत ताकतवान है। इस पार्टी में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं। 98-99 में आपको ये थोड़ा दिक्कत हुई? एक तो बात ऐसी है कि जब अच्छे पार्टी में काम कर रहे लोग जब सरकार में जाएंगे तो नए पीढ़ी के अच्छे लोग आकर पार्टी को संभालेंगे। देखिए, जब कोई ना कोई अवसर मिलता है, जैसे मैं हूं, मैं अध्यक्ष होने के पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, आपको तो मेरा नाम भी मालूम नहीं था। बस 3 साल मैंने जब काम किया तब नेचुरली मुझे काम करने का अवसर मिला, तो मुझे अपना मेटल प्रूव करने का अवसर मिला है। तो मुझे लगता है ये कमी पार्टी में नहीं है। इसका उचित निर्णय पार्टी के नेता उचित समय पर लेंगे। जहां तक मेरी बात है, अभी तक न कोई अध्यक्ष बनने का ऐसा कोई प्रस्ताव है, न मेरे मन में आता है। तो नहीं, अभी तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस इच्छा में रखता हूं कि 3 साल मैंने पार्टी का काम किया है। अब मेरी व्यक्तिगत रूप से पार्टी का अध्यक्ष बनने की, आपके टैलेंट का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद में होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जैसे टैलेंट के अनेक लोग हैं। किसको टैलेंट का यूज कैसा करना चाहिए, ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी है और पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह है। ये जो तय करेंगे वो निर्णय होगा। अब कहने वाले ये कह रहे हैं, नितिन जी आप बताइए, क्योंकि आप बेबाक राय रखते हैं, कि नरेंद्र मोदी अगर 250 का आंकड़ा पार कर जाते हैं अपने बूते, तो जो आपकी पुरानी पीढ़ी है, सबके घर पे ताले लगने वाले हैं, उनकी दुकान बंद होने वाली है। मुझे लगता आप ऐसा क्यों कहते हो? नहीं, एल.के. आडवाणी के लिए जगह होगी मंत्रिपरिषद में? पहली बात तो ऐसी है कि आडवाणी जी और अटल जी हमारे शीर्षस्थ नेता है। आज भी मैं जब उनको मिलने के लिए गया था तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार मैं दिल्ली में आज आया हूँ, तो काफी दिन प्रचार में भी था। तो जब ये IT का रिजल्ट आया तो मैंने उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए गया। देखिए, अटल जी और आडवाणी जी की तुलना हम में से किसी नेता के साथ नहीं हो सकती। ये बात स्वाभाविक है कि जनरेशन बदलते रहती है और अटल जी और आडवाणी हमारे संस्थापक हैं, इस पार्टी के जन्मदाता है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद
इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने में दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए दोनों प्रमुख नेता हमारे लिए एक हमारी विरासत, इतिहास और संस्कृति पार्टी की जो है। अटल जी की तो सेहत अब उनको इजाजत नहीं देगी कि वो सक्रिय काम करें। लाल कृष्ण आडवाणी क्या मंत्री बनेंगे? सरकार आपकी बनती है तो इसका निर्णय जो है वो पार्टी तय करेगी, आडवाणी जी करेंगे, बनना चाहिए, मोदी करेंगे, उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, इस बात पर मैंने कोई टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं होगा कि आडवाणी जैसे ज्येष्ठ नेता ने आगे क्या करना चाहिए, इसका निर्णय आडवाणी जी करें और निश्चित रूप से पार्टी उनका सम्मान, उनकी डिग्निटी ये पूरी मेंटेन करते हुए इसका विचार करके उचित निर्णय करेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप ये जो अध्यक्ष पद की जो बात हो रही है बीजेपी के, वो ये एक चुनावी या एक राजनीतिक रणनीति है। दरअसल नितिन गडकरी एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय चाहते हैं, बात करो अध्यक्ष पद की और अच्छा मंत्रालय ले लो। देखो, मैंने बात ही नहीं की किसी से, एक पत्रकार से बात नहीं की, एक नेता से बात नहीं की, कभी किसी के साथ जाकर ये कहा नहीं मुझे अध्यक्ष बनाओ करके। मुझे लगता है कि कोई आधार न होने के बाद इतने प्रकार के तर्कशास्त्र ये मीडिया ही लगा सकती है और आगे क्यों लगा रही है मेरे समझने के बाहर है। देखो, मैं एक बात आपको जिम्मेदारी के नहीं, साथ आप सबसे काबिल मंत्रियों में से एक रहे हैं। जब आप महाराष्ट्र में मंत्री थे, जो आपने काम किया, जिस तरह से आपने रोडों का विकास किया, फ्लाईओवर्स बनाए, वो काबिल तारीफ है। यू हैव डन इट, डिलीवर्ड इट। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अब मेरी उम्र 56 साल की है और जब मैं आपके सामने बात करके बेबाक होकर बात कर रहा हूं तो मैं बहुत स्पष्टतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैंने कभी पार्टी में किसी भी नेता के पास जाकर मुझे ये काम चाहिए, ये पद चाहिए, ये कभी कभी किसी के पास नहीं कहा। संघ में भी जाकर किसी के पास नहीं कहा। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे ऊपर जब लांछन लगा था उससे मेरी अस्वस्थता जरूर थी क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं था। आज वो लांछन निकलने के कारण मेरे मन में एक प्रसन्नता है, बहुत अच्छा मन है और मैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए पार्टी जो भी काम देगी, मंत्री पद भी नहीं देगी, अध्यक्ष पद भी नहीं देगी, तो भी कार्यकर्ता मैं परमानेंट हूँ, तो मैं ये काम करते रहूंगा। और जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ना मीडिया के किसी पत्रकार को मैंने कभी कहा कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ और ना मैंने कभी किसी नेता के पास जाकर कहा कि मुझे बनाओ करके। तो इसलिए क्यों किसी के मन में आता है ये मेरे समझ में नहीं आता। देखिए, पार्टी जो भी निर्णय करेगी, आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक बहुत बार मीडिया में बताया था, नरेंद्र मोदी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये उन्होंने कभी नहीं कहा। वाराणसी तो उन्होंने कहा ही नहीं कभी। उन्होंने चुनाव 2 जगह से लड़ना कि 1 जगह से लड़ना, कहां से लड़ना, इसका निर्णय पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए भी उन्होंने किसी को आके नहीं कहा कि मेरा नाम तय करो, पार्टी ने तय किया। पार्टी की प्रथा, पार्टी में अलग अलग विचार थे। आप, राजनाथ सिंह, आप लोग पुश कर रहे थे नरेंद्र मोदी को, मैं नाम ले सकता हूं और वो आप शायद उन्हें डिनाई नहीं करेंगे, कौन कौन लोग ऐतराज दर्ज करा रहे थे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, ये पार्टी पिता पुत्र और माँ बेटों की पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रमुख नेता है उनके अपने अपने विचार है और वो विचार रखते हैं। जब अंतिम निर्णय होता है, मतभेद था ना? नहीं, मतभेद और मतभिन्नता दो चीजों का, 2 शब्दों का अर्थ अलग है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी इस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे जब उम्मीदवार थे, यूनानिमस डिसीजन हुआ है, इसमें सबने उसको सपोर्ट किया। आडवाणी जी ने भी गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी ये सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते, ये बात कही हुई है। तो ये विषय भी खत्म हो गया। अब ये क्या है कि कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं, देखो, जब तड़का लगाना है, नहीं, शौक लगाना है, मीडिया को तड़का लगाने का शौक है और आपका काम भी है, क्योंकि आप हर बार 24 घंटे क्या बताएंगे, तो कोई ना कोई न्यूज चाहिए रहती है। अभी इस बार कोई मतभिन्नता नहीं, कोई मतभेद नहीं, यूनानिमिटी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। राजनाथ सिंह जी ने ये बात बार बार क्लियर की है। हम सब लोग नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व में अब काम कर रहे हैं और राजनाथ जी हमारे संगठन के प्रमुख है, नरेंद्र मोदी हमारे अब प्रधानमंत्री पद के नितिन जी, उम्मीदवार हैं। राजनीति में टाइमिंग इज क्रूशियल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप किस्मत के धनी भी हैं कि अब जब आप सरकार बनाने के कगार पर हैं, जितने आरोप आप पर लगाए गए थे वो या तो निराधार साबित हो रहे हैं या लोग खुद माफी मांगकर वो आरोप वापस ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो सच है वो सच है, देर है पर अंधेर नहीं है। देखो, मैं अपने जीवन में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट से मंत्री और जब अध्यक्ष था 4000 करोड़ रुपए मैंने लाए और काम किए। मैंने 3600 करोड़ का टेंडर रिजेक्ट करके 1600 करोड़ में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाकर 2000 करोड़ बचाए। देखो, मैंने जीवन में राजनीति को कोई पेशा नहीं माना और भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठता। ये बात जरूर है कि यहाँ दिल्ली में
कुछ अलग अलग उद्देश्य से लोग अलग अलग आरोप लगाते रहते हैं। मुझे इस बात की कम से कम समाधान है कि लगाए गए आरोप झूठे थे और मैंने केसेस भी डाली है। जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप किए थे अरविंद केजरीवाल ने, उनको क्यों नहीं पूछते आप? एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर सकते। मैंने केसेस डाली है उनके ऊपर, सबके ऊपर भी। आखिर क्या है कि मैं भी आरोप कल को आपके चैनल का मालिक है, मैं हूं, आरोप कर दे क्या होगा? मैं क्या कर सकता हूं? आरोप करने का आपका अधिकार है, मैं ज्यादा ज्यादा उसके लिए जो कानून मार्ग है वहां से जा सकता हूं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक सवाल जो सबकी जुबान पर है। अब बीजेपी कह रही है सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, इसके मतलब क्या है? क्या वो आश्वस्त हैं? क्या अपना कुनबा और बढ़ाना चाहते हैं, या अभी वो 2004 का तजुर्बा वो अभी जुबान से उतरा नहीं है? तो ये एक सेफ्टी नेट भी तैयार किया जा रहा है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी से। और गडकरी साहब, कल आप नरेंद्र मोदी से भी मिलने गए, उसके बाद बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि सभी पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। इसके मायने क्या हैं? क्या आश्वस्त नहीं है कि सरकार बन रही है? देखो, पहली बात तो ऐसी है, पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमको मेजोरिटी मिलेगी वर्तमान एनडीए को। उसके बावजूद भी हम मेजोरिटी में रहे, कम या ज्यादा कुछ भी हो, फिर भी जो भी पार्टियां हमारे साथ आना चाहती है उनको सबको हम सम्मान के साथ में। जो भी का मतलब क्या है? क्या मायावती को चाहेंगे आपके साथ हाथ जोड़े वो? देखिए, आज मैं किसी को स्पेसिफिक उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि आने के लिए उनकी इच्छा, जिनकी इच्छा हमारे साथ, मायावती आती है कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जिनकी इच्छा हमारे साथ आने के लिए तैयार, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं। हाँ। और हिंदुस्तान के संविधान के फेडरल कैरेक्टर को हम मानते हैं। ममता बनर्जी वापस कांग्रेस पार्टी, कोई दिक्कत होगी? देखो, हम सबके लिए मैं कह रहा हूं, जो छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हमारे साथ आना चाहती है, हम पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी पर विश्वास नहीं रखते। देश के विकास के लिए और आगे भविष्य को बदलने के लिए जो भी पार्टियां एनडीए के साथ जुड़ना चाहती है और जो इच्छा व्यक्त करते हैं, उन सब के बारे में साथ लेकर जाना हमारी भूमिका है। सीट कम रह जाती हैं, क्या आप जगन मोहन रेड्डी और केसीआर के साथ हाथ मिलाएंगे? देखो, मैं आपको पहली बात यही कह रहा हूं कि हमको 10-20 सीटें कम पड़ने वाली नहीं है। मैं पूरी तरह विश्वास के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि हमको मेजोरिटी मिल रही है, पर मेजोरिटी मिलने के बाद में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक विरासत को लेकर हम आगे जा रहे हैं। और अटल जी ने सभी लोगों को साथ में लेकर 4.5 साल यशस्वी रूप से एनडीए की सरकार चलाकर दिखाई। ये कांग्रेस जैसा नहीं किया कि अपनी अलायंस पार्टनर के पीछे सीबीआई के केस। पर आप सबको गरियाते घूम रहे थे चुनावी प्रचार के दौरान, उन लोगों को भी अपने साथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं होगा? पहली बात तो बड़ा तीखा इस बार चुनावी प्रचार हुआ था। बात है, चुनाव में जिन राज्यों में हम अलग से लड़ रहे थे वो अलग से लड़ रहे थे, तो थोड़ा नाकझोंक होना तो थोड़ा तो स्वाभाविक भी है। इसका मतलब कोई हम उनके विरोधी नहीं है। आपके अलावा नितिन जी, कल पीए सांगमा भी मिले, भावी प्रधानमंत्री बताया नरेंद्र मोदी को। वो एनसीपी के संस्थापक हैं। एनसीपी से कुछ इस तरह के संकेत साफ दिख रहे हैं कि वहां कुछ बिखराव भी हो सकता है। क्या बीजेपी एनसीपी के साथ हाथ मिला सकती है? और क्योंकि सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के 3-4 देखो, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों की इच्छा है जो देश के व्यापक हित में और एनडीए की जो विरासत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दी है, नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी चर्चा हुई। इसी विरासत को उनके नेतृत्व में आगे जो लोग हमारे साथ आना, शरद पवार आपके साथ आए, कोई दिक्कत नहीं? अभी तक उन्होंने कहा नहीं है, ना उन्होंने हमको कहा है ना हमने उनको कहा है। आपके मित्र हैं? मेरे मित्र तो सभी हैं, और मैं राजनीति में दुश्मनी की बात कभी नहीं करता। हमारी मतभिन्नता हो सकती है, दुश्मनी नहीं हो सकती। टाइप हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी के साथ? ऐसा कोई प्रस्ताव उनके तरफ से भी नहीं आया है। आए तो आएगा तब आपका सलाह लेंगे, विचार करेंगे। और अभी मैं पहली बात इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए, अभी 6 राज्यों के चुनाव तुरंत है। आने वाले समय में आज के देश की आर्थिक स्थिति, सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमको देश को मजबूत करके आर्थिक और प्रगति और विकास की ओर जाना है। ऐसे समय इस काम में जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, उसमें हम अनटचेबिलिटी के प्रिंसिपल को नहीं मानते। तो यानी कि उनको साथ में लेकर चलेंगे। तो जीत के आभास को महसूस करते हुए दरियादिली दिखाने के लिए तैयार है बीजेपी। अभी संगमा जी ने कल नरेंद्र मोदी जी को कहा, मेरी तो मुलाकात नहीं, आज उनको फोन था, पर उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के
मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके हम आपके साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आइए। तो चलिए, आप सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक बातचीत के लिए। नितिन गडकरी साहब साफ कहते हुए जीत के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन अपना कुनबा भी बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके मायने क्या हैं, ये बातें थोड़ी और समझ में आएंगी 16 मई को। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।